इमरजेंसी का उद्देश्य ये होगा कि सारी जो ताकत है वो केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि ये जो आपातकालीन उपबंध है ये संविधान के भाग 18 में वर्णित है। इसको क्यों रखा गया है? तो देश की सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं मेंटेन रखेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, राज्य यूनाइटेड नहीं होंगे, तो कोई दूसरे शक्ति आकर हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर देगा। तो हम अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, यूनिटी के लिए और सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था रखे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि पूरी टेरिटरी की वो सुरक्षा करे, सभी नागरिकों की रक्षा करे। कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा चीज हो जाए कि जब वो सुरक्षा को खतरा हो, सोवेरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, तब हम इमरजेंसी लगाएंगे। उस इमरजेंसी का उद्देश्य ये होगा कि सारी जो ताकत है वो केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो जो पहला इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है उसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। ये अनुच्छेद 352 में किया गया है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाया जा सकता है या देश के किसी एक हिस्से में लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए 3 आधार हैं। 3 आधार पे, 3 बेसिस पे लगाया जा सकता है। पहला है वार, यानी कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हमला कर दे। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब होता है कि वार की कंडीशन ना हो लेकिन घुसपैठिए जैसी घटना हो, कोई हमारे टेरिटरी के अंदर घुस आया हो या टेरिटरी में हमारे देश के ही सीमा के अंदर कोई उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा हो। और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, यानी देश के जनता ही, देश के एक हिस्से में ही लोग हथियार लेके विरोध करने लगे। तो इन 3 कंडीशन में इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो इन अनुच्छेद 52 से संबंधित मेजर बातें मैंने बता दिया था। तो जो आर्म्ड रिबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह, वो पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, वो बस ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस में कुछ भी आ सकता है और इंदिरा गांधी ने इसी इंटरनल डिस्टेंस के नाम पर जो है इमरजेंसी लगा दिया था। तो बाद में जो है दूसरी सरकार जब आई 1977 में, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, यानी कांग्रेस पार्टी से इतर गवर्नमेंट बनी, जिसको जनता दल कहते हैं। और जनता दल के जो लीडर थे वो कांग्रेस से टूट के आए हुए मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी जो देसाई है वो 42वें संवैधानिक संशोधन से जो मेजर परिवर्तन किए गए थे उसमें उन्होंने कुछ संशोधन किया। तो नेचुरल है कि उस कंडीशन के ऊपर पहला ध्यान जाएगा जिसकी वजह से भारत में इमरजेंसी इंपोज हुआ या डिस्टरबेंस पैदा हुआ। तो उन्होंने क्या, 44वां संवैधानिक संशोधन ले आए। तो जो 44वां संवैधानिक संशोधन आया तो उसने जो इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द उसको उन्होंने बदलकर 77 वाली जो गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने उसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया कि जब तक हथियार लेके कोई विरोध ना करे तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और संवैधानिक तौर से कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में या लॉ की भाषा में एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक शब्द, एक एक हर्फ का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे भी मैं लॉ कर रहा हूँ तो हालांकि मैं पढ़ता तो कम ही हूँ, तो लॉ वाला में जब एग्जाम में लिख रहा था तो जो पर्सनल लॉ होता है तो सबका अलग अलग है। हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। तो उस पर्सनल लॉ में भी अगर शादी में विच्छेद हो रहा है, शादी अगर टूट रही है तो उसके भी कई तरीके हैं। शादी होने के बाद दोनों एक साथ रहे हैं नहीं रहे हैं, बच्चे हैं कि नहीं, उनके संबंध रहे कि नहीं, उस आधार पर अलग होने के अलग अलग प्रावधान है और अलग अलग पेनल्टी है कि जो पुरुष है उसको कितना महिला को जीवन यापन के लिए देना पड़ेगा। तो ये 352 के डिटेल हो गए। 356 और 365, 356, 356 और 365 ये दोनों स्टेट इमरजेंसी के लिए हैं। स्टेट इमरजेंसी क्या है? तो जब केंद्र सरकार या संविधान के अनुसार कोई नियम के अनुसार अगर राज्य नहीं चलेगा, यानी केंद्र सरकार को अगर किसी भी सोर्स से ये लगे कि भारत के जो संविधान है उसके अनुसार ये राज्य अपना प्रशासन नहीं चला रहा है, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाएगा। और 365 के तहत अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश दिया कि आप ये काम ऐसे करिए और राज्य की सरकार उसको नहीं मान रही है तो भी उसको इमरजेंसी लगाने का पावर है। जैसे बंगाल में ममता गवर्नमेंट है, ममता सरकार है, तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो वहां पे इमरजेंसी लगा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इमरजेंसी की तो जांच नहीं करेंगे, लेकिन जो सोर्स आपके पास है जिसके बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा रहे हैं हम उसकी जांच जरूर कर सकते हैं। तो ये कई जो है टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके ऊपर पूरा पॉलिटिकली और जो जितने भी डिसीजन होते हैं वो बेस्ड होते हैं। और जो तीसरा इमरजेंसी है उसको कभी नहीं लगाया गया क्योंकि 360 नंबर में ये कहा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो मेजर पोजीशन होल्डर हैं उनकी सैलरी कम करने की बात किया गया है। तो अगर हम सामान्यतः भी देखें समाज में तो जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उनमें एक सिंडिकेट होता है, एक संबंध होता है और यही दोनों मिलके जितने भी प्रॉफिट या जितने भी देश का रिसोर्स है वो अपने में आप कह लीजिए कि एक सहमति के तहत
वो चलाते हैं, जिनके पास जो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी मिलकर आपसी समझौता के तहत देश के रिसोर्सेज पे एक प्रकार से हावी हैं, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनकी सैलरी या उनका हित प्रभावित हो। जनता के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाना या टैक्स को कम करना, चाहे अन्य जितने भी नियम हैं, तो आम जनता के हित या अहित को देख के बनाए जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी में उनका हित डायरेक्ट प्रभावित होगा, क्योंकि उनकी सैलरी कम करने की बात की गई है। पॉलिटिशियन अपनी सैलरी क्यों कम करेंगे? तो इसलिए नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाया गया है, लेकिन अन्य दोनों इमरजेंसी भारत में लगाया जा चुका है। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया था, किस देश से? तो ये जर्मनी में एक हिटलर हुआ था, तो हिटलर से हम याद कर सकते हैं कि जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि जब इमरजेंसी लगेगा तो कौन कौन से राइट खत्म हो जाते हैं और कौन कौन से राइट आपके बचे रहते हैं। इसको हम करेंगे कल की क्लास में आराम से।